हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, दैट इज़ क्लीवेज। क्लीवेज, it is basically the unicellular zygote converted into multicellular structure by the mitosis division, and the rapid mitosis division is called cleavage. बेसिकली होता क्या है इसमें कि यूनिसेलुलर जाइगोट जो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद बना हुआ होता है, वो माइटोसिस डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करता है और वो धीरे धीरे करके आगे प्रोसीड करता है यूट्रस की तरफ, और उसी डिवीज़न को, उसी रैपिड माइटोसिस डिवीज़न को हम लोग क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, क्लीवेज जो है कहाँ स्टार्ट होता है? सबसे पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में कि फैलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके 20 से 24 घंटे बाद जो है, फर्टिलाइजेशन के 20 से 24 घंटे बाद क्लीवेज शुरू हो जाता है। क्लीवेज इज बेसिकली द डिवीजन, रैपिड माइटोसिस डिवीजन, जो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। रैपिड माइटोसिस डिवीजन होता है, इसमें इसमें होता है यूँ है कि सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है और धीरे धीरे उसका साइज जो है रिड्यूस होता है। इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, 2 सेल्ड स्टेज है। 2 सेल्ड स्टेज में थोड़ा सा बड़ा साइज में देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, ये जो डिवीज़न के बाद जो भी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। तो ये जो है फर्स्ट डे पर 2 सेल्ड स्टेज में रहेगा, सेकेंड डे पर 4 सेल्ड स्टेज में रहेगा, थर्ड डे पर 8 सेल्ड स्टेज में रहेगा, और ऐसे ही फिर 16 सेल्ड स्टेज वाले ब्लास्टोमेयर्स को हम लोग मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मोरूला बोलते हैं। तो क्लीवेज जब होगा, जब 16 सेल्ड स्टेज पर आएगा तो याद रखिएगा बाबू, उसको हम लोग मोरूला बोलेंगे। देन आफ्टर हम लोग फिर 32 सेल्ड स्टेज आएगा, फिर उसको हम लोग ब्लास्टूला बोलेंगे। देन आफ्टर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो कुल मिला के ये बात, कुछ बातें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे ब्लास्टोमेयर बढ़ेगा, आगे की तरफ बनना शुरू होगा, नया नया सेल बनेगा, इसका तो एक तो साइज रिड्यूस होगा, और दूसरी नंबर बात कि O2 कंजप्शन बढ़ेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रैपिड डिवीजन यहाँ पर चल रहा है, एक एनर्जी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, O2 कंजप्शन बढ़ जाएगा। फिर एक और बात बता दें कि इसमें जो इंटरफेज होता है, ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। इंटरफेज होता है एक, ये गैप होता है। इंटरफेज एक दो डिवीजन के जो सेल ये डिवाइड करने वाला है, तो इसके और इसके बीच का जो टाइमिंग होगा, ये वाला टाइमिंग को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। ये बीच में जिसमें सेल जो है बाहर से देखने पर कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रहा होगा, इसमें कुछ हलचल नहीं होगा, लेकिन अंदर जो है प्रिपरेशन चलते रहता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। तो दैट इज़ इंटरफेज। और चूंकि यहाँ पर जल्दी जल्दी डिवीजन होता है, फास्ट डिवीजन होता है, इसलिए हम लोग इस इंटरफेज को नाम दिए हैं क्या? सॉरी, इसलिए यहाँ पर ये इंटरफेस जो है शॉर्ट है। इंटरफेस में टाइम नहीं लगता है। अच्छा, क्लीवेज, तो फिर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर क्लीवेज और माइटोसिस में क्या अंतर हो गया? दोनों तो बेसिकली सेल ही डिवीजन हुआ। तो बाबू एक छोटा सा अंतर ये है, और बड़ा भी कह सकते हैं, कि क्लीवेज जो होता है उसमें सेल का साइज रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। लेकिन माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना पेरेंट का साइज होगा सेल का, उतना ही साइज प्रोजेनी का भी होगा, लगभग लगभग। तो ये साइज वाला मैटर करता है यहाँ पे। फिर और एक इंपॉर्टेंट बात ले ले कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गया, ये स्टेज होता है जो कि इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, इसी स्टेज में। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। यहाँ पर कुछ डिफ्रेंसिएशन देखने को भी मिलेगा, मतलब कुछ अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट सेल का देखने को मिलेगा। जैसे कि आउटर वॉल पे जाके एक सेल अरेंज होगा जिसको नाम हम लोग देंगे ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लिप में। फिर अभी देख लें कि एक और इनर सेल मास आता है, इसमें एमनियोजेनिक सेल होता है। इसमें जो कैविटी आता है उसको एल्ब्यूमिन कैविटी या ब्लास्टोसेल कैविटी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। अभी एक और चीज़ बता दें आपको कि 16 सेल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 16 सेल स्टेज में ब्लास्टोमेयर के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो उसको नाम हम लोग देते हैं मोरूला। फिर 32 सेल स्टेज वालों को हम लोग नाम देते हैं ब्लास्टूला। 64 सेल स्टेज को हम लोग नाम देते हैं गैस्ट्रूला। अच्छा, गैस्ट्रूला को पहचानने का एक और आसान सा तरकीब बोल सकते हैं, या फिर एक कह सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें आर्केंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट होगा। कौन सा कैविटी प्रेजेंट होगा? इट माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम दैट विच काइंड ऑफ कैविटी इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोला स्टेज इन 64 सेल स्टेज। तो आर्केंट्रॉन कैविटी। तो सबसे पहले पूरा नाम याद रख लीजिएगा कि पहले मोरूला आता है, ब्लास्टूला आता है, गैस्ट्रूला आता है। हो सकता है कि ऑप्शन में यही दे दिया जाए कि मोरूला ब्लास्टूला गैस्ट्रूला, या ब्लास्टूला मोरूला गैस्ट्रूला। क्लीवेज जब होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर
कि कब पहले बनता है और कौन बाद में बनता है, तो इस हिसाब से बाबू यहाँ से आएगा। तो फिलहाल और यही सब है। इसमें होता है न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है ब्लास्टोमेयर्स में। ये जो ब्लास्टोमेयर्स बन रहे हैं उसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी डिवीजन होता है कि उतना कुछ बनाने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, एक और यहाँ पे जगह तो नहीं है, लेकिन ठीक है। दो तरह का क्लीवेज होता है, टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज होता है। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, और एक मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब कि पूरे क्लीवेज जो होगा पूरा होल एग में होगा, जबकि क्लीवेज जो है कुछ ही पार्ट में हो, इसको मीरोब्लास्टिक बोलते हैं। और पूरे एग में क्लीवेज हो, पूरे एग में क्लीवेज हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होलोब्लास्टिक। और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोल देंगे। ठीक है। फिर एक बाल्फेयर्स लॉ आता है, जो कि ये इस लॉ के थ्रू हम लोग को ये पता चलता है कि जो क्लीवेज का रेट होता है, क्लीवेज रेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यॉक। अमाउंट ऑफ यॉक, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, आपको विजुअलाइज कराते हैं कि यॉक होता क्या। यॉक, आप अंडा को देखे होंगे, नॉर्मल जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें जो येलो वाला पार्ट होता है उसी को यॉक बोलते हैं। एक्चुअली में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो उसमें जो है कि ये बोलना, ये बाल्फेयर्स लॉ जो है, बाल्फेयर्स लॉ जो है ये कहना चाहा है कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ यॉक होगा उतना ही कम क्लीवेज होगा, और जितना कम यॉक होगा उतना ही ज़्यादा क्लीवेज रेट होगा, क्लीवेज रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यॉक पर डिपेंड करेगा, यॉक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्लीवेज रेट। ठीक है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। स्टे होम, स्टे सेफ।